आप लोगों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में सुना होगा। ये कोई डिस्प्यूट एक्चुअली डिस्प्यूट नहीं है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में एक पॉलिटिशियन हुए हैं फजल अली। फजल अली ने हमारे देश में हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो राज्य हैं, उनको लड़ाने के लिए क्या नहीं किया। नाम तो बहुत कम आपने सुना होगा, लेकिन फजल अली गवर्नर रहे, फजल अली स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रहे, असम के गवर्नर रहे। ये जो असम डिस्प्यूट आपको दिखाई देता है, ये फजल अली जिस समय वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे उस समय ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था। एंटी हिंदू मूवमेंट शुरू हुआ था और उसी समय पर एंटी फॉरेनर्स, यानी कि जो हिंदू बंगाल से, बगल का राज्य बंगाल था, बंगाल से जो हिंदू वहाँ जाया करते थे, जो रहते थे या जो कभी बस गए होंगे या जो बांग्लादेश से हिंदू कभी आए होंगे, उनके खिलाफ मूवमेंट अगर शुरू किया गया, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ईस्ट पाकिस्तान में बाद में ये बांग्लादेश बना। तो बंगाली जो बंगाल से गए थे या ईस्ट पाकिस्तान से गए थे, वो या तो बंगाल में लौट कर आए या फिर असम में गए, बगल का राज्य असम था। तो असम में जो लोग गए उनका एंटी हिंदू, यानी कि वो हिंदू थे, उनका विरोध, उनकी मारकाट, उनके खिलाफ अत्याचार, उनको वहाँ से बाहर निकालो, उनको विदेशी मानो, उनको विदेशी मानकर वहाँ से निकालना है, ये सब कुछ फजल अली जिस समय असम के गवर्नर हुआ करते थे तब शुरू हुआ। ख़ासतौर से वो उससे पहले, असम के गवर्नर से पहले फजल अली जो हैं वो स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन, यानी कि जो हमने 1956 का स्टेट रिऑर्गनाइजेशन बनाया था राज्यों की बाउंड्रीज तय करने का, उसके वो अध्यक्ष थे। और जैसे ही उनकी रिपोर्ट सबमिट हुई उसके बाद वो गवर्नर बन गए 1956 में और असम में दंगे शुरू हो गए और बंगाल और असम की बाउंड्री को लेकर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। केवल असम और बंगाल को लेकर नहीं, 1956 में जो राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, लगभग सभी अड़ोस पड़ोस के राज्यों में डिस्प्यूट चल रहा है। फजल अली भाई बिहार में पैदा हुए, ज़मींदार परिवार से आया करते थे, बाद में लॉ किया, लॉ करने के बाद अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो गए। अंग्रेज़ों ने उनको खान साहेब की उपाधि दी। 1941 के मुझे लगता है 1941 हुआ करता था, 1941 का जो नया साल था, अंग्रेज नया साल मनाया करते थे, नए साल के वो चीफ गेस्ट गवर्नर जनरल के हुआ करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि फजल अली कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। मुस्लिम लीग से भी उनके संबंधों के बारे में चर्चा कही जाती है और अंग्रेज उस समय मुसलमानों को अपनी तरफ खींचकर हिंदू बनाम मुसलमान देश में करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो हिंदू बनाम मुसलमानों के लिए मुसलमानों को पहली बार भारत में रिजर्वेशन दिया गया और उस रिजर्वेशन के तहत इन लोगों को शिफ्ट किया गया था। उसी में एक फजल अली थे। अब जब ब्रिटिश इंडिया का मतलब है विभाजन जो हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया का हुआ। ब्रिटिश इंडिया में जो हिंदुस्तान बचा उससे सभी मुसलमान या तो ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि आज का बांग्लादेश, या फिर वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, इसमें जाना था। फजल अली बिहार में थे। बिहार उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो इनको तो चला जाना चाहिए था पाकिस्तान, लेकिन नहीं गए। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़दीक हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने उनको सिर पर बिठा लिया, उनको असम का गवर्नर बना दिया। असम का गवर्नर बनाने के बाद जब राज्यों की बाउंड्री तय करने का नए सिरे से नंबर आया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का सेटलमेंट हुआ था, नया भारत बन रहा था, तो ये हुआ कि भाई हम नए राज्य बनाएंगे। उस समय 14 राज्य और जहाँ तक मुझे याद है 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। इन 14 राज्यों की बाउंड्री तय होगी। वो जो 14 राज्यों की बाउंड्री तय होगी उसके लिए एक कमीशन बनाया गया। क्या भाषाई आधार पर भाई एकीकरण कर दिया जाए या जातिगत आधार पर कर दिया जाए या वो ज्योग्राफी देखते हुए कर दिया जाए, कुछ ना कुछ ग्राउंड पर भाई एक प्रकार के लोग एक राज्य में रहें, ऐसा कुछ प्रयास किया गया होगा। तो उनकी बाउंड्री तो तय होनी चाहिए क्योंकि राज्यों की व्यवस्था है और 7वीं अनुसूची में राज्य की अपनी सूची है
राज्य के अपने अधिकार हैं, सारे अधिकार केंद्र के पास नहीं है, तो वहाँ वो अधिकारों के तहत कौन फैसिलिटेट करेगा, तो बाउंड्री तय होनी चाहिए। अब इन्हीं बाउंड्री में लगभग सभी राज्यों की बाउंड्रीज डिस्प्यूटेड हैं। वो उस समय आंध्रा बना था, उस समय मैसूर से हटाकर कर्नाटक बना था, मुंबई से हटाकर यानी कि बॉम्बे से हटाकर महाराष्ट्र बना था, असम की बाउंड्री तय हुई थी, बिहार की बाउंड्री तय हुई थी, उड़ीसा की बाउंड्री तय हो रही थी, उस समय बंगाल की बाउंड्री तय हुई थी, तमिलनाडु, केरला, ऐसे 14 बड़े राज्यों की बाउंड्रियां तय हो रही थी और तय करने का काम फजल अली को दे दिया। फजल अली, जैसा मैंने कहा कि असम में जो जितना डिस्प्यूट है, अब ये दुर्भाग्य है या ये कोइंसिडेंट है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हकीकत ये है कि फजल अली के टाइम पर वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुए थे। उसके बाद ही असम एकॉर्ड हुआ, मतलब जब फजल अली मर गए तो उसके बाद और दंगे हुए। उनकी मृत्यु के जिस साल उनकी मृत्यु हुई 1959 में मृत्यु हुई, 60 में बड़े दंगे हुए। उसके बाद असम एकॉर्ड भारत सरकार के साथ साइन करना पड़ा, मतलब 1956 से लेकर 1960 के बीच में वो जब गवर्नर रहे तो वहां इतने डिस्प्यूट खड़े हो गए थे, इतनी बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया था कि मार काट भयंकर हो रही थी, हिंदुओं को वहां से भागना पड़ रहा था, हिंदुओं को पर अत्याचार हो रहे थे और ये गवर्नर थे। उसके बाद असम एकॉर्ड साइन हुआ। असम एकॉर्ड साइन होने के बाद फिर 5 राज्य अलग किए गए, तो अरुणाचल अलग किया गया या मेघालय अलग किया गया या मिजोरम अलग किया, कुछ 5 राज्य बने असम के। तो आप सोच सकते हैं कि फजल अली का क्या रोल रहा होगा। फजल अली को संवैधानिक पोस्टों पर क्यों बिठाया गया? संवैधानिक पोस्टों पर केवल फजल अली थोड़ी ना बिठाए गए थे, संवैधानिक पोस्टों पे तो मौलाना आज़ाद बिठाए गए थे जो कभी स्कूल नहीं गए, वो एजुकेशन मिनिस्टर भारत के थे। और जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाए जा सकते थे, जाकिर हुसैन, उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। उनके भाई पाकिस्तान जा चुके थे, इनके रिश्तेदार या तो ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान जा चुके थे और भारत में ये संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हुए थे। फजल अली का ही दिया हुआ डिस्प्यूट आज का महाराष्ट्र और कर्नाटका डिस्प्यूट है, जो फजल अली का दिया हुआ है। 1956 में जब कर्नाटका बना, यानी कि असम से असम कह रहे हैं, मैसूर से कर्नाटका बना और ये बम्बई से महाराष्ट्र बना, उस समय लगभग 250 गांव उधर के इधर और इधर के उधर, ये जो शोलापुर का नाम आता है या दूसरे जो अभी कर्नाटक ने राजधानी बनाई है नई, उसका नाम आता है, इन जगहों ये जो हैं वो महाराष्ट्र या मराठी स्पीकिंग लोग कर्नाटक में और कन्नड़ स्पीकिंग लोग महाराष्ट्र में। ये डिस्प्यूट छोड़ा गया, मैं मानता हूँ ये डिस्प्यूट ज़बरदस्ती छोड़ा गया। डिस्प्यूट, इसकी संघर्ष समिति बन गई। तो 1956 में जब ये राज्य बने और मराठी पीपल उधर चले गए, कन्नड़ पीपल इधर आ गए, तो दोनों को ही समस्या होनी थी, क्योंकि कन्नड़ के आधार पर वो कर्नाटका नाम रखा गया था और मुंबई मराठी के आधार पर महाराष्ट्र रखा गया था। अब इसमें जो पॉलिसी जिन्ना की थी कि भारत में अशांति जब तक बनी रहेगी तो ही पाकिस्तान इस पर कब्जा कर सकता है, तो ही दारुल इस्लाम इसको बनाया जा सकता है, तो ही इसमें गजवाए हिंद किया जा सकता है। अगर हिंदुस्तान स्टेबल हो जाएगा, जातीय व्यवस्था में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सांप्रदायिक व्यवस्था में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, क्षेत्रवाद की लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बाउंड्रीज़ की लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बाउंड्रीज़ के राज्यों के डिस्प्यूट नहीं होंगे, अंदर एथनिक क्लिंजिंग नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं होगा, तो जिन्ना की जो मूड था कि हम हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे, हमें भूमि का एक टुकड़ा दे दो, अंग्रेजों ने उनको भूमि का टुकड़ा दे दिया और फिर वो फतेह करने की बात जो उन्होंने कही वो संभव नहीं हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर जो लोग छोड़े गए उनका काम ही यही था कि कैसे बाउंड्री डिस्प्यूट बनाया जाए और राज्य आपस में लड़ते रहें। अब इसी क्रम में आप समझिए उस समय डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि मेहरचंद महाजन, जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिस समय जम्मू कश्मीर का अधिमिलन भारत में हुआ था, उनको लाहौर हाईकोर्ट से लाया गया था सरदार पटेल के द्वारा और फिर उनको जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्होंने इसका अधिमिलन करवाया था। उसके बाद शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने बिठा दिया था। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायर हो गए तो फिर उनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में मेहरचंद महाजन कमीशन ने कहा कि भाई लगभग 247 गांव ऐसे हैं जो कन्नड़ स्पीकिंग हैं, जो कि महाराष्ट्र में होना चाहिए, जो कर्नाटका में होना चाहिए, और 267 गांव ऐसे हैं जो मराठी स्पीकिंग हैं, जो कि कर्नाटका में हैं, उनको महाराष्ट्र में होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन कर दी। उस रिकमेंडेशन के बावजूद
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का डिस्प्यूट, उसमें कांग्रेस ही सब जगह हुआ करती थी, उसने सॉल्व नहीं किया और ऐसे ही चलता रहा। दोनों जगह मुख्यमंत्री उनके हुआ करते थे। मजे की बात यह है कि जब कर्नाटक और मुंबई का झगड़ा शुरू हुआ 2004 में, जब महाराष्ट्र ने मुकदमा कर दिया और महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट चलाया आर्टिकल 3 लेकर। आर्टिकल 3 का मतलब है कि राज्यों की जो अपनी बाउंड्रीज है वो पार्लियामेंट को डिसाइड करने का अधिकार है कि वो कौन से राज्यों को, छोटे राज्य को बड़ा कर सकता है, बड़े को छोटा कर सकता है, काट कर 2 बना सकता है, 2 को 1 बना सकता है, कुछ राज्यों को काट काट कर नया राज्य बना सकता है। ये सब कुछ आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर है। तो आर्टिकल 3 को चैलेंज कर दिया गया और आर्टिकल 3 में चैलेंज करते हुए महाराष्ट्र ने, अब महाराष्ट्र ने जब चैलेंज किया तो उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी और कर्नाटक में जिसके खिलाफ ये चैलेंज किया गया था बाउंड्री को, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं कांग्रेस ने बैठकर दोनों राज्यों को सॉल्व किया, दोनों राज्यों से बात की, पता नहीं। लेकिन वो मुकदमा वहां फाइल हो गया। कर्नाटक का अपना शुरू से प्ली ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का अधिकार है बाउंड्रीज को सेटल करना। और महाराष्ट्र का कहना था कि हमारे मराठी स्पीकिंग पीपल हैं जो कि कर्नाटका में रहते हैं और उनका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य बनता है। अब मजे की बात यह है कि 2004 से लेकर सारी सरकारें बैठ लीं, कांग्रेस ज़्यादातर सत्ता में रही और उसके बाद 2014 से फिर शिवसेना और बीजेपी सत्ता में आ गई। शिवसेना उस समय नहीं, उद्धव ठाकरे बाद में खुद एक्सक्लूसिव मुख्यमंत्री बन गए, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब उद्धव ठाकरे को चिंता सता गई है और चिंता ये सता गई कि हमारे मराठी स्पीकिंग पीपल उधर कर्नाटक में रहते हैं, ये बड़ा खराब हो गया। उन्होंने डिस्प्यूट बढ़ा दिया और दोनों तरफ से जो बसें इधर से उधर जाया करती थीं उन पर पथराव हो गया। मतलब कर्नाटक की बसें अगर महाराष्ट्र में आई बॉर्डर पर तो वहाँ उन पर पत्थर चल गए और महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में गए बस तो उन पर पत्थर चल गए। अब महाराष्ट्र से कर्नाटक में जा रहे होंगे तो कन्नड़ ही जा रहे होंगे, कर्नाटक से महाराष्ट्र में जो आ रहा होगा मोस्टली वो कन्नड़ हो, वो मराठी होगा, ये दोनों ही होंगे। लेकिन वो साहब पत्थर चल गए, पॉलिटिकल पत्थर देखने में आ गए और इसके बावजूद दोनों ने बैठकर बात नहीं करी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोनों को बुलाया, अभी एकनाथ शिंदे को भी और मुंबई को भी मिलाकर उनसे बात करी। बात करने के बाद उन्होंने कहा भाई हम सॉल्व कर लेंगे बैठकर। लेकिन उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के वो संजय राउत तो ये स्टेटमेंट दे गए कि जैसे चाइना भारत में घुस जाता है वैसे हम भी घुस जाएंगे कर्नाटका में। अब इस तरह के बयान देना कहाँ तक उचित है मैं समझ नहीं पाया, लेकिन डिस्प्यूट इतना खड़ा कर दिया कि महाराष्ट्र की सरकार को रेजोल्यूशन पास करना पड़ा और ये कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप नहीं हुआ। अब है क्या कि अपनी दोनों को, एक की मराठा पॉलिटिक्स है, एक की कन्नड़ पॉलिटिक्स है, दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जमीन बचा रहे हैं, लेकिन नुकसान तो देश का हो रहा है। और देश का नुकसान जड़ कौन डाल गया? जड़ डाल गए फजल अली। अगर 247 जिले जो कन्नड़ स्पीकिंग हैं वो महाराष्ट्र में हैं, वो अगर उधर दे दिए जाते जैसा कि मेहरचंद महाजन ने कहा, और 267 जिले गांव जो इधर के उधर किए जा सकते हैं, अगर मैं जिले बोल गया, दोनों 247 गांव और 267 गांव इधर के उधर दे दिए गए होते तो कोई डिस्प्यूट नहीं होता। लेकिन आज हमारे ज़्यादातर राज्य, उधर तमिलनाडु कर्नाटका लड़ रहा है और इधर आंध्रा तेलंगाना लगातार लड़ रहा है। हालांकि आंध्रा तेलंगाना बाद में बना, वो भी कांग्रेस के समय पर ही 2014 में बना, वो भी बिना किसी प्लानिंग के बनाकर छोड़ गए। मोस्टली राज्यों में बाउंड्री डिस्प्यूट का कारण कांग्रेस और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसमें नए राज्य बनाए गए थे, फजल अली उनका चेयरमैन हुआ करता था। और फजल अली क्या बोकर भारत में गया, जिसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, हमारे यहाँ दायित्व दिए गए, क्या बोकर गया। ये बिल्कुल जिन्ना की पॉलिसी भारत में उन लोगों को रोककर जो पूरा करने का प्रयास वो कर रहे थे वो अपना काम करते चले गए। 2014 के बाद अब केंद्र की सरकार इनको कैसे सॉल्व करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एजुकेशन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मौलाना आज़ाद बो गए। आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनको क्लीन हो गए थे, इसमें जाकिर हुसैन बो गए। और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं ये फजल अली बो गए। आप सोच कर देखो, अगर इनको पढ़ना शुरू करो, जितने पॉलिटिशियन उस समय के रोके गए थे, भारत में रुक गए थे, ये कहते थे कि हम बाई चॉइस हमने भारत चुना है,
समझ नहीं आया कि जब हम दो भाइयों का बंटवारा हो गया, ज़मीन आपके पास चली गई, तो आप हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे भी तो वहीं जाएंगे जहाँ मैं जाऊँगा। बच्चे यहाँ रुक गए कि हम तो ताया के पास रुकेंगे, हम तो चच्चा के पास रुकेंगे। अब चच्चा के वो पूरी उंगली कड़े पड़े हैं, ताया के वो पूरी उंगली कड़े पड़े हैं, समस्या कर रहे हैं। तो आप सोचो कि बाई चॉइस था या ये निष्क्रियता थी भारत में जो शासन उस समय चल रहा था। भारत में जो शासन चल रहा था वो नेहरू लिया का समझौता कर रहा था। उस नेहरू लिया का समझौते में वो क्या नहीं कर रहे थे देखो। तो फजल अली के द्वारा बोया गया जो उस समय का डिस्प्यूट है वो आज फलीभूत होकर सामने आया है। अब उसको कैसे निपटा जाएगा ये तो अब आप और हम सब मिलकर तय करें तो होगा, नहीं तो समस्या तो बहुत विकराल कर ही